नमस्कार। हाँ जी। नमस्कार। गुड इवनिंग। आई वेलकम यू ऑल टू सानी एस्ट्रो कॉस्मिक। इससे पहले कि आज का वेबिनार हम शुरू करें, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस राजीव सानी सर। राजीव सर को एस्ट्रोलॉजी के 25 साल का एक्सपीरियंस है। पिछले 25 साल से सर लोगों को कंसल्टेशन दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों की जिंदगी को एक सही दिशा दिखाकर उनकी जिंदगी बदल चुके हैं। पिछले कुछ सालों से सर ने पढ़ाना शुरू किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बना चुके हैं। आज सर के बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे कंसल्टेंट हैं। वो भी सर के नक्शे कदम पे चल के लोगों की जिंदगी को एक सही दिशा दिखाकर बदल रहे हैं। एंड दे ऑल आर स्टिल इन कांटेक्ट विद राजीव सर। एंड राजीव सर इज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्टूडेंट्स। सबसे अच्छी बात यह है कि सर का जो 25 साल का एस्ट्रोलॉजी का या कंसल्टेशन का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस काम आता है उनके स्टूडेंट्स को क्लास में, क्योंकि सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल चार्ट्स पर लगाकर क्लास में हर सूत्र को पढ़ाया जाता है। जितने भी सूत्र क्लास में पढ़ाए जाते हैं वो क्लास में ही वेरीफाई किए जाते हैं। सब लोग अपने चार्ट्स लेकर बैठते हैं और लाइव प्रोडिक्शंस करते हैं। आज का जो वेबिनार है, ये है बेसिकली मैरिज एस्ट्रोलॉजी पर। तो आज का सेशन हम इससे पहले कि शुरू करें, मैं चाहूंगी कि आप सब अपने साथ पेपर पेन लेकर बैठे। आपका कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो आप सर से सेशन के लास्ट में हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। राइट, सो लेट्स वेलकम राजीव सर। सर, वेलकम जी। यू। थैंक यू देवी जी, थैंक यू। जी, ओवर टू देखिए, यू। ये ना मैरिज के ऊपर है। मैरिज के ऊपर काफी चीजें होती हैं जिसको आप बड़े आराम से आप सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं चार्ट से सिखाता हूँ। थ्योरेटिकली आप क्या समझे वो गड़बड़ करेगा। अब आप देखिए, ये हमारा D1 चार्ट है। ठीक है। अगर सेवंथ लॉर्ड लगन में बैठ जाए, मान लीजिए किसी का धनु लगन है और बुध लगन में बैठ जाए, तो इसका अर्थ होता है रिश्ता चल के आएगा। 3 नंबर यहाँ आएगा ना, तो रिश्ता चल के आता है। आपको रिश्ता नहीं ढूंढना। इफ सेवेंथ लॉर्ड सिटिंग इन द लग्ना मीन्स रिश्ता चल के आएगा। फिर हम कहते हैं, अगला पॉइंट बता रहे हैं, इफ सेवेंथ लॉर्ड सिटिंग इन द थर्ड हाउस, तो क्या अर्थ है इसका कि आपका स्पाउस करेजियस है, क्योंकि पराक्रम के भाव में सप्तम भाव का स्वामी बैठा। तो आपका स्पाउस मेल हो या फीमेल हो, उसके पास पराक्रम पूर्ण है। फिर आते हैं अगले पॉइंट पर। इफ सेवंथ लॉर्ड में सेवंथ हाउस में भाग्य का स्वामी बैठ जाए, तो विवाह के बाद आपका भाग्य चमकेगा। समझ आया? आपका भाग्य चमकेगा। बात क्लियर हो गया? नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर सप्तम भाव में बैठ जाए, तो क्या होगा? आपका भाग्य चमकेगा विवाह उपरांत। तो इस चीज को आपने समझना है। छोटी छोटी सी चीजें हैं। जब तक आप इन बारीकियों को नहीं समझेंगे, आप जो है गलती कर बैठेंगे। क्लियर है? अब अगले पॉइंट को समझते हैं। अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। वो क्या है कि आप देखिए कि क्या विवाह में सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या होता है? मांगलिक, जिसके लिए लोग परेशान होते हैं। वैसे मेरी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, आप चाहे तो ढूंढिए। अगर मेल मांगलिक है, मान लीजिए उसके लगन में मंगल है, तो वो मांगलिक हो गया। जरूरी है कि इसके लिए मांगलिक लड़की चाहिए, मंगलिक लड़की चाहिए ना? ऐसा कोई रूल नहीं है। आई टीच इन द क्लास, ऐसा कोई रूल नहीं है। कोई रूल नहीं है। मैं जीता जागता उदाहरण हूं इसका।
किसी ने नहीं कहा, शास्त्र में कहीं भी व्याख्या नहीं है कि मांगलिक के लिए मांगलिक ही लेना होता है, उसकी काट होती है। वो लड़की की कुंडली में काट है तो विवाह हो सकता है, कोई दोष नहीं आता। आप समझिए, ठीक है। तो जब तक हम ये छोटी छोटी सी चीजें नहीं समझते हैं तो हम लोग गलतियां करते रहते हैं। अब आता है विवाह कैसे, विवाह समय पर होगा, विवाह लेट होगा, कैसे होगा। टाइमिंग ऑफ मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उसके लिए भाव कौन से हैं? सप्तम भाव, नवम भाव, समझ में आ रहा है? 11th हाउस, सेकेंड हाउस, पंचम भाव। ये केपी में भी यही भाव लिए जाते हैं, केपी में भी यही लिए जाते हैं, वेदी में भी। अभी मैंने दोनों का कॉमन बता दिया। इन भावों में बैठे हुए ग्रहों की दशाओं में विवाह होता है, नंबर एक। नंबर दो, सप्तम भाव में जो भी राशि आती है, उस राशि लॉर्ड जो भी ग्रह है, उसके नक्षत्र में बैठा ग्रह भी विवाह कराएगा, क्योंकि उसका 7th हाउस से लिंक आ गया ना। तो देखिए, विवाह तभी होता है जब आपकी दशाएं हों। जब दशा नहीं है, जितने मर्जी उपाय कर लो, विवाह नहीं हुआ करता। दशा होने पर ही विवाह होगा। और दशा को सपोर्ट करने गोचर भी तो चाहिए हमारे को। अगर गोचर सपोर्ट में नहीं है, तब भी विवाह में दिक्कत है। अच्छा, विवाह आजकल तो वैसे भी 28 29 के बाद लोग करने लग गए हैं, कैरियर फोकस हो गए हैं। देखिए, जब भी कुंडली में शनि राहु लिंक करेंगे 7th हाउस के साथ या कारक ग्रह के साथ, कारक कौन होते हैं विवाह के? शुक्र और बृहस्पति। इनके साथ संबंध हो तो ये तो वैसे भी लेट मैरिज का योग हो गया, 28 29 30 में कराएंगे कराएंगे। अगर कारक ग्रह कौन से हैं फिर से बता रहे हैं, बृहस्पति और शुक्र। अगर तो बृहस्पति और शुक्र यदि राहु केतु से या शनि से संबंध बना रहे हैं तो इंटरकास्ट मैरिज करा देंगे, क्या दिक्कत है? तो हमारे को ये चीजें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब अगली बात पर चल रहे हैं। इंटरकास्ट हो गया। अब आता है कि मेरे को वर्किंग वाइफ मिलेगी। भाई सिंपल सी बात है, 7th हाउस का लॉर्ड का कनेक्शन शनि से हो जाए, शनि के साथ बैठ जाए, या कारक ही बैठ जाए, वीनस शनि के साथ बैठ जाए, तो आपका जो है स्पाउस जो है, यानी वाइफ जो है, वीनस वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, वो वर्किंग मिलेंगी आपको। आप समझ रहे हैं? तो हमारे को ये चीजें देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि फिर इसके अंदर, ये तो है छोटी छोटी बात। फिर हम सबसे बड़ी गलती पता कहाँ करते हैं? मैच मेकिंग। मैच मेकिंग। अब मैच मेकिंग को समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत डायमंड पॉइंट होता है कुंडली के अंदर, जिसको मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है? मारीच, वशिष्ठ, अंगीरा, अत्रि, पुलस्य, पुलाहु, करातु, ये ऋषि हैं। इन ऋषियों के नाम पर नक्षत्र भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया अंगीरा। अंगीरा यानी अग्नि, ये एक ऋषि है। ठीक है। इन ऋषि को अलॉट किए हुए, मैं कुछ एक नक्षत्र लिख रहा हूं, सारे नहीं है बाबा, कहीं आप सोचो यही है। कृतिका, मघा, अनुराधा, घनिष्ठा। अब क्या होता है, जब आप सॉफ्टवेयर में डालते हैं मैच मेकिंग में, लड़के का कृतिका है, लड़की घनिष्ठा की है, तो वो जीरो दिखा देगा, वो जीरो दिखा देगा। सो आई टीच यू द मैनुअली। आप विद इन 5 मिनट सारा कुछ मैनुअल कर सकते हैं। ये सारी गलत कॉन्सेप्ट होती है। आई नेवर रिकमेंड गो फॉर सॉफ्टवेयर पर मैच मेकिंग, कभी नहीं करनी चाहिए, मैं ये कहता हूं। अब क्या होता है और अच्छी पॉइंट क्या होते हैं वो भी समझ लीजिए।
अब दोष आता है नाड़ी दोष, जो अभी आप पढ़े थे, ये नाड़ी दोष है। नंबर एक, नंबर दो भुकुड़ दोष, यही दो दोष होते हैं। नाड़ी के 8 पॉइंट होते हैं, बुकड़ के 7 पॉइंट होते हैं। अब ये जो नाड़ी दोष होता है ये नक्षत्र से आता है। बुकुड़ क्या है? मींस अंडरस्टैंडिंग, जो मैं मैनुअल दोनों सिखाता हूँ, सॉफ्टवेयर नहीं, क्योंकि 8 और 7 15 पॉइंट तो यही दे रहे हैं, बाकी पॉइंट आप चेक कर लीजिए। और कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति भी तो होती है। अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज सिखाता हूँ। कभी भी लड़की और लड़के की साढ़े साथी दोनों की चल रही हो, साढ़े साथी, शादी ना करे। साढ़े साथी तो उठा पटक देती है, एक की तो चलो समझ में आती, दूसरे की भी साढ़े साथी है तो दिक्कत आ जाएगी। तो साढ़े साथी के अंदर दोनों वर और वधु की साढ़े साथी हो तो वो विवाह में अवरोध उत्पन्न करेगी शादी के बाद, ये पक्की बात मानिए। ठीक है, इस चीज को भी हमारे को समझना है। अब बुकुड़ शब्द को एक बार ही और समझ लीजिए। बुकुड़ का अर्थ होता है लेन देन। भाई वाइफ आपकी सेवा कर रही है, आपका भी तो धर्म बनता है ना, उस बेचारी को कुछ सामान ला करके दीजिए, गिफ्ट दीजिए, घुमाने ले जाइए। तो अगर आप में लेन देन की स्थिति अच्छी नहीं है तो विवाह नहीं ढंग से चल पाएगा। वाइफ ने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है आपकी 4 टाइम सेवा करती रहेगी। तो ये भी तो समझना है ना आपने। जब तक आप ये छोटी छोटी सी चीजें नहीं समझेंगे तो विवाह कैसे बढ़ेगा आगे? वो नहीं बढ़ पाएगा आगे। तो भुकुड़ होता है लेन देन। तो इस प्रकार से हमारे को समझना है। बात क्लियर? अब एक और चीज समझिए अच्छे से। मकर राशि का बृहस्पति विवाह के लिए अशुभ माना गया है। ठीक। सूर्य सप्तम भाव में अशुभ माना गया है। लाल किताब तो बड़ी निंदा करती है सूर्य सप्तम भाव में आए। हम वेदी पढ़ रहे हैं। तो बृहस्पति या सूर्य का सप्तम भाव में आना अशुभत्व प्रदान करता है। मंगल चतुर्भाव में, मंगल सप्तम भाव में विवाह के लिए ज्यादा शुभ नहीं है। ये दो स्थान ज्यादा पीड़ादायक हैं विवाह में मंगल के। वैसे मांगलिक के तो अलग भी पॉइंट है, लगन में भी, अष्टम में भी, नवम में भी। तो ये चीजें हमको समझनी है। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, समझने का प्रयास करते हैं जिनको मैरिज के अंदर। अब क्या होता है कि जुपिटर जो है, बड़े ध्यान से सीखिए, वीनस एंड जुपिटर, इसे आप फीमेल के लिए कह सकते हैं, यानी पत्नी हो गया, ये पति के लिए देख सकते हैं। अब मान लो किसी फीमेल की कुंडली में जुपिटर पाप कत्री में है, जुपिटर पर मैलेफिक अफ्लिक्शन ज्यादा है, वो कितना भी मैच मेकिंग कर ले उसके जीवन में अवरोध तो आएंगे ही। समझ में आया? अवरोध आएंगे। मान लीजिए लड़का आपने अच्छा ढूंढ लिया, सब कर लिया, क्योंकि लड़की की कुंडली में कुछ अफ्लिक्शन था, तो बातचीत में मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन की वजह से खटपट आ जाएगी। हमको ये चीज समझनी है। जब तक हम ये चीजें नहीं समझेंगे तो हमारे को दिक्कत देंगे ही देंगे। अच्छा, एक और अच्छी चीज। अब होता क्या है कि हम लोग मुहूर्त निकलवाते हैं। मुहूर्त निकलवा लिया हमने। अब मुहूर्त में ये नहीं देखा, मान लीजिए लड़के की वृष राशि है, ठीक है, लड़की की पता ही नहीं है। लड़के की, बॉय की वृष राशि है, क्योंकि चंद्रमा वृष राशि में बैठा है। विवाह के दिन गलती से भी आपके जन्म के चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा अष्टम नहीं होना चाहिए। अब हम मुहूर्त तो निकलवा लेते हैं, क्या हमने पंडित जी को या एक एस्ट्रोलॉजर को बताया लड़के और लड़की का चंद्रमा राशि कौन सी है, और गोचर का चंद्रमा उस दिन अष्टम में नहीं होना चाहिए? ये समझना है आपने। अगर आएगा तो पीड़ा दे जाएगा गोचर का चंद्रमा विवाह के लिए। विवाह में बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं।
अब मान लीजिए मैं एक बहुत सुंदर सारी चीजें आपको बताता हूं, आप कुंडली खोलिएगा, चेक करिएगा, चेक करने का प्रयास करिएगा। अब मान लो किसी मेल के चार्ट में केतु के साथ शुक्र बैठा है। राहु और केतु हमारे कार्मिक डेट्स को बताते हैं। समझ में आ रहा है? कार्मिक डेट्स को। जो भी मेल की कुंडली में केतु के साथ शुक्र बैठा है, उसकी पूर्व जन्म में ये जो स्त्री इस जन्म में आई है, उसको इसने प्रताड़ना दी थी। अब ये स्त्री जन्म में प्रताड़ना देगी, ये भी कह सकते हैं, या तलाक हो जाएगा, कह सकते हैं। तो आपने जो है अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना है। कुछ चीजें होती ऐसी हैं कि जीवन के हमारे कार्मिक डेट्स होते हैं, हम मिला लेते हैं, फिर हम ज्योतिष को निंदा करते हैं, एस्ट्रोलॉजर की, पंडित जी की निंदा करते हैं। बात है कि जिसके पास जितना बड़ा छड़ी थी, उसने उसी हिसाब से गहराई को नापा। समझ रहे हैं? गहराई को नापा। तो गहराई आपने नापनी है कितनी है। किसी ने जैसे पढ़ लिया, समझ लिया, वो चीज है ही है। तो हमारे को ये चीज समझनी जरूरी है। अब अगले पॉइंट के ऊपर मैं चल रहा हूं और समझने का प्रयास करता हूं। अब मैं चलता हूं, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं जो है ना दूसरा चार्ट भी लेता हूं, दूसरे चार्ट से आपको समझाता हूं। अब D1 है और D9 है। क्लियर है? तो इसका अर्थ क्या है कि अगर एक्सक्यूज मी आप, सर। हाँ जी मेरे भगवान आइए। जी सर, मैं आप सबको बता दूं कि सर का ये जो कोर्स है, मैरिज एस्ट्रोलॉजी, ये आ रहा है। इस कोर्स में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि शादी डिले मैरिज है या नहीं, डिले मैरिज के सूत्र क्या होते हैं, कौन से कॉम्बिनेशन है जिससे ये हम पता लगा सकते हैं कि मैरिज टाइम पे होगी या डिले होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, शादी अपनी कास्ट में होगी या इंटरकास्ट मैरिज होगी, आपकी री मैरिज का योग है या नहीं, उसके लिए कौन से सूत्रास हैं, कौन से कॉम्बिनेशंस बनते हैं कुंडली में, डिवोर्स होगा या नहीं, वाइफ आपको वर्किंग मिलेगी या हाउस वाइफ मिलेगी, आपकी शादी के बाद आपका भाग्य उदय होगा या नहीं होगा, मतलब आपको लाइफ मैरिज के बाद सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैरिज कब होगी, टाइमिंग ऑफ मैरिज, मैच मेकिंग नॉर्मली हम जो गुण मिलान करते हैं, सिर्फ उसको मैच मेकिंग नहीं कहा जाता, मैच मेकिंग के लिए और बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं चार्ट में, आपको वो सब सिखाया जाएगा। फीमेल्स की कुंडली में विडो योगा है या नहीं है, वो हम देखना सीखेंगे इस कोर्स में। ये जो कोर्स है, ये शुरू होगा 17 जून 2025, यानी कि परसों से, ट्यूसडे से। एनर्जी एक्सचेंज है इस कोर्स के लिए 2777। अगर आप आज पे करते हैं तो, अगर आप कल पे करेंगे तो यू विल हैव टू पे 2999। रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी लाइफ टाइम। हर एक स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन दिया जाता है क्लास में। ये सर की बैंक डिटेल्स हैं, आप चाहें तो आप क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, आप फोन नंबर से भी पे कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, 9675300011। इस नंबर पर भी आप पे कर सकते हो। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास रख सकते हैं। जी सर। थैंक यू देवी जी। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। अपनी आप कुंडलियां खोलिए,
सबसे पहले दो ही चीजों पर आपने विवाह के लिए फोकस करना है। किसको फोकस करना है? सिंपल सा रूल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। D1 और D9 में सेवंथ लॉर्ड एंड कारक। कारक दो ही ग्रह होते हैं, वीनस और जुपिटर। क्लियर? अगर ये दोनों एफ्लिक्शन में D1 D9 में, तो मैं प्यार से कहता हूं शादी करनी ही क्यों है। यानी D9 में भी सेवंथ लॉर्ड इज अंडर एफ्लिक्शन एज वेल एज द कारका मैरिज अंडर एफ्लिक्शन। अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो किसी का मिथुन लगन है, शुक्र बैठ गया यहाँ पे, अब राज हो गया, ये तो बहुत अच्छा। तो पंचमे सिटिंग इन द लग्न गिविंग यू राज होगा। इफ ये राहु यहाँ बैठ जाए या केतु यहाँ बैठ जाए, तो ये राहु केतु एक्सेस पर चला गया ना, कारक किसका? विवाह का। तो कारक कभी भी पीड़ित नहीं होना चाहिए। हम कारक को इग्नोर कर जाते हैं, हम फोकस क्या करते हैं? सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड। नहीं, ऐसे नहीं होता, चेन है पूरी। तो जब तक आप चेन को चेक नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं। ठीक है? अब देखिए आप अगले पॉइंट को समझते हैं कि मैंने जैसे अभी बताया, शनि या राहु का कनेक्शन वीनस से आ जाए, युति या दृष्टि में वीनस आ जाए, तो ये एक तो ये लेट मैरिज देंगे, नंबर एक। देखो, शनि की दृष्टि आ जाए वीनस पे या राहु की दृष्टि आ जाए, आइदर दे आर कंजक्ट टुगेदर एनीवेयर इन द चार्ट, राइट? नंबर एक लेट मैरिज। नंबर दो क्या है? इंटरकास्ट मैरिज। समझ में आ रहा है? सिंपल सी है। नंबर तीन क्या है? विवाह में बाद में थोड़ी सी दिक्कत आती है, खटपट आएगी आएगी, विचारों में भिन्नता आ जाती है ना, इंटरकास्ट है। आप क्या ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, सामने वाला क्या ट्रेडिशन फॉलो करता है, उस तरीके भी से उसको समझना है। हाँ, शनि की युति वीनस के साथ है, शनि अगर शुक्र को देख रहा है, यू विल गेट अ वर्किंग वाइफ। मेरी क्लास में एक नीतू जी हैं, मोरक्को से थी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नीतू जी मोरक्को से थी। शी वॉज एन ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो मैं चूंकि पढ़ाता तो वैदिक हूँ, मेरा जब रिदम बन जाता है तो मैं किसी भी विद्या को रिवील कर देता हूँ। तो मैंने लाल किताब की एक टेक्निक रिवील करी पढ़ाते हुए। बोली सर ये मेरी कुंडली में योग है, आई वॉज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आई हैव टू लीव द जॉब, मैंने रिजाइन कर दिया सर। मैंने कहा लड़के की कुंडली में अगर ये योग है, वाइफ वर्किंग नहीं बन सकती किसी भी सूरत पर। और अच्छा, हम गलती पता क्या करेंगे? एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, सर मेरी वाइफ की जॉब छूट गई है, वो बेचारा उसी के उपाय दे रहा है, उपाय देने पे भी जॉब नहीं लग रही। भैया यहाँ पर जो दूसरा सूत्र है ना लाल किताब का, वो भी तो लगेगा। मैं तो रिदम में सारा कुछ दे देता हूँ। तो हमें हर एक चीज को बारीकी से समझना है। अब मैं लव मैरिज तो सिंपल सा रूल है सिखा देता हूँ, फिर एक आपको टेक्निकल रूल भी सिखाता हूँ। लगना, एक, 5, 7, 9, ये भाव लव मैरिज के हैं। लव मैरिज का मतलब लग्नेश पंचमेश, लग्नेश सप्तमेश, लग्नेश नाइन्थ हाउस, पंचमेश सप्तमेश, सप्तमेश नाइन्थ हाउस, ये लव मैरिज देते हैं। अब आपको एक मैं डीप वाला सूत्र सिखाता हूँ। सपोज आपका जो है मिथुन लग्न है, तो पंचमेश बना शुक्र। शुक्र की उच्च की राशि कौन सी है? वो मीन राशि है। क्लियर? शुक्र की उच्च राशि मीन राशि, मीन राशि 10th हाउस में आएगी। अगर यहां राहु बैठा है, तो लव मैरिज की तरफ जाएंगे ना आप। सिंपल सा रूल है। एक कॉमन रूल हमें पता है, पर अनकॉमन रूल पढ़ने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपको नहीं दिखा, उसके लव मैरिज का योग सूत्र आपको नहीं दिखे, लग्नेश पंचमेश का संबंध नहीं है, पंचमेश सप्तमेश का संबंध नहीं है, फिर भी आदमी ने लव मैरिज करी, तो ऐसा कौन सा सूत्र लगा? तो वो सूत्र हमें पता होना चाहिए ना कि हमारा सूत्र कैसे वर्क करेगा। तो जब तक इन सूत्रों को हम समझेंगे नहीं, तो दिक्कत आएगी। अब री मैरिज होती है, तो री मैरिज के लिए कौन से सूत्र इंपॉर्टेंट होते हैं? ड्यूल साइन होते हैं। चाहे आप केपी पढ़ लो, चाहे
नाड़ी पढ़ लो चाहे वैदिक पढ़ लो, ड्यूल साइन सदैव रिप्रेजेंट करते हैं। इफ योर सेवंथ लॉर्ड सिटिंग इन द ड्यूल साइन, लेट्स से इन द D1 as well as in D9, it means there are chances of to get two marriages, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, समवन इज born in पुनर्वसु कॉन्सिलेशन। पुनर्वसु का मतलब होता है रिपीट होना, रिपीटेशन है पुनर्वसु का अर्थ। आपको ये समझना है, क्योंकि आप इसी प्रकार से गलती कर देंगे। बात को समझ लीजिए। दूसरा, मान लो किसी का वीनस तो उच्च का है, लेकिन इसके साथ पापी ग्रह बैठ जाएं, शत्रु ग्रह बैठ जाएं, समझ में आ रहा है, राहु केतु मंगल शनि। एक तो भाई साहब वीनस आ गया कारक ड्यूल साइन में, दूसरा ये आ गया, ये नेचुरल मैलेफिक प्लेनेट है, नेचुरल मैलेफिक। शनि मित्र जरूर है, राहु मित्र जरूर है, पर ये नहीं भूलना ये नेचुरल मैलेफिक प्लेनेट हैं। ये आपके विवाह को गड़बड़ करेंगे ही करेंगे, ये बात समझ लीजिए। इस चीज को समझने की बहुत जो है जरूरत है। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को आप समझिए। अगले पॉइंट को कैसे समझना है, मान लीजिए हाँ ठीक है, चाहे मिथुन लगन ले लो। अब सेवंथ लॉर्ड जुपिटर बना, जुपिटर सिटिंग इन द 10th हाउस, स्वराशि का पंचमा पुरु राजयोग बनाया। ठीक है, पंचमा पुरु राजयोग बनने के साथ हमने जब नवांशा कुंडली में देखा, नवांशा कुंडली में देखा कि ये महाराज बृहस्पति देव मकर राशि में बैठ गए, नीच के हो गए जुपिटर। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, मैं पढ़ना सिखाता हूं। हाँ जी, नीच के बैठ गए, इसका अर्थ है कि D1 में पहले आपका विवाह पॉजिटिव रहेगा, पर लेटर ऑन चूंकि जुपिटर नीच का है तो नेगेटिविटी की ओर बढ़ेगा। पहले विवाह में अच्छी बनती थी, अब नहीं बनेगी। तो हमारे को ग्रह की स्थितियां देखनी है, तो जब तक ये ग्रह की स्थिति नहीं देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब एक और चीजें ध्यान देने वाली होती है। अब जैसे ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, ज्येष्ठ हमारे यहाँ शास्त्र संबद्ध नियम भी है, ज्योतिष के अलावा परंपरा से भी हैं। ज्येष्ठ में ज्येष्ठ पुत्र का विवाह नहीं करते। जिस माह में माता पिता का विवाह हुआ है उस माह में संतान का विवाह नहीं करना चाहिए। ये बारीकियां आपने देखनी है, अगर ये गलतियां कर बैठे तो गड़बड़ हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब होता क्या है कि हम लोग अष्टम भाव देखते हैं और द्वादश में, दोनों ही भावों को देखता हूं बेडरूम सुख के लिए। अगर दोनों भावों में मैलेफिक अफ्लिक्शन है तो बेडरूम का सुख जातक को नहीं प्राप्त होता। ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। कोई कह दे जी मेरे तो शुभ ग्रह बैठा है जी, तो शुभ ग्रह क्या, मान लो कोई कह दे जी मेरा तो केतु बैठा है। अरे भैया केतु तो भजनम गोविंदम है, ये तो भजन गाएगा, मंदिर जाएगा, तीर्थ यात्रा करेगा, 12वां भाव है, गुरु का आश्रम है, 12वां भाव। तो ये भोग की बात नहीं करेगा ना। तो हमको ये चीज समझनी है। जब तक ये छोटी छोटी सी चीजें नहीं समझेंगे, हमारी से गलतियां होनी तय हैं, और गलतियों से हमने सीखेंगे, फिर फायदा क्या हुआ। अब अगली चीज पर आते हैं। देखिए, कभी भी शनि और चंद्रमा सप्तम भाव में आए तो विवाह में बहुत देरी कर देते हैं, काफी ज्यादा देरी करते हैं विवाह में, बहुत अड़चने, बहुत परेशानियां, मानसिक संतुलन खराब कर देते हैं। कारण, इसे हमने एक ही एंगल से पढ़ा है, विष योग, जो कि मैं एक कोर्स पढ़ाता हूं, पुनर्फू। पुनर्फू, वैसे मात्रा लगा लो तो यहाँ पुनर्फू योग है। इस पर कम से कम मैं 1 महीना पढ़ा सकता हूँ, शनि चंद्रमा के ऊपर। अगर लड़की की कुंडली में शनि चंद्रमा है
अगर लड़के की भी कुंडली में शनि चंद्रमा है तो अच्छी निभेगी, तब अच्छी निभती है। हमको ये चीज देखनी है। जब तक हम ये छोटी छोटी सी चीजें नहीं देखेंगे, हमको समझ में नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? अब क्या होता है, कई बारी कारक ग्रह 10th हाउस में बैठ जाए, वीनस हो जाए फॉर एग्जाम्पल, एनी लगना, वीनस सिटिंग इन द 10th हाउस और द 7th लॉर्ड सिटिंग इन द 10th हाउस, दैट इज समथिंग एल्स, मीनिंग विल बी चेंज। इफ वी आर सीइंग द कारका वीनस, तो दशम भाव हमारा कैरियर है, तो जब उसका विवाह होगा तो कैरियर में उछाल आएगा, कैरियर में चेंज आएगा। भगवान उसको वरदान दोबारा फिर दे सकता है। अगर उसके घर में कन्या पैदा होगी, वीनस कन्या, तब भी उसके जीवन में कैरियर में उछाल आएगा और अच्छी से कैरियर में उसकी बनावट होगी। बात समझ रहे हैं? हमको ये चीजें समझनी ज्यादा जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर D1 को फोकस करते हैं और D9 के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। सिंपल सा रूल सीख लीजिए, जो ग्रह D1 में शुभत्व दिखा रहे हैं, अगर D9 में पीड़ित हैं तो दिक्कत होगी। अब आप बड़े ध्यान से एक और सीखिए, D1 और D9, क्लियर है? अगर D1 का 7th लॉर्ड अगर यहाँ केंद्र में आ जाए, 1 4 7 10, तो विवाह अपने आप हो जाएगा, कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है, बिकॉज 7th लॉर्ड सिटिंग इन द केंद्रा। ये देखना बहुत जरूरी है, हम इस चीज को समझते नहीं है। नमांशा कुंडली आत्मा होती है, अभी मेरी पहले 7 से 8 की क्लास में मैंने बताया, ये आत्मा और विवाह की कुंडली भी है, दोनों चीजें बताती है। तो इस चीजों को समझना है हमारे को, क्लियर है? अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट के ऊपर समझने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए क्या होता है कि बृहस्पति के साथ केतु बैठा होता है, क्लियर? बृहस्पति पति है, केतु जो है वो धर्म का ग्रह है, भोग का नहीं है भैया, यहां गलती हो गई। ये भोग का ग्रह नहीं है, ये तो धर्म का ग्रह है। अब ये बृहस्पति केतु क्या करता है, विवाह तो धार्मिक रीति से करा दिया उसने, केतु ने अपना धर्म पूरा कर दिया, लेकिन भोग की तरफ नहीं जाने देगा, क्योंकि केतु भोग का ग्रह नहीं है। तो केतु क्या है, मंगल की फोटोकॉपी, अर्थात लड़ाई झगड़ा या विवाद उत्पन्न होगा। बात समझ रहे हैं? बट अगर वो फीमेल ऑकल्ट में कूद जाती है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा योग है, गुरु चेला योग है भैया। देखो, जो ग्रह की युति जो होती है, जरूरी नहीं है हर जगह अच्छी हो। ऑकल्ट के लिए तो बहुत अच्छी है, पर गृहस्थ आश्रम के लिए तो गड़बड़ कर गया नहीं ये युति। आप समझ रहे हैं? अब जैसे मैं नाड़ी पढ़ाता हूँ, चलो एक नाड़ी की टेक्निक सिखा देता हूँ, वैसे पता नहीं होता क्लास में। अब मान लीजिए किसी का शुक्र के साथ राहु बैठा है, शुक्र क्या है, डिजायर। तो आपकी पत्नी जो है वो कहेगी, वर्मा जी शर्मा जी के पास तो 52 इंच का टीवी है, हमारे घर में तो 36 इंच का टीवी है, हमको भी बड़ा लेना चाहिए। शी विल हैव अ डिमांड्स ना, बिकॉज राहु इज कारका फॉर द डिजायर। हमें ये भी समझना है, अगर डिजायर है तो डिजायर कितनी है, कम है या ज्यादा है। वैसे वो डिटेल के अंदर तो मैं नाड़ी में ही ज्यादा पढ़ाता हूँ, यहाँ फिर भी कुछ नाड़ी के सूत्रास होते हैं, आई विल शेयर इन द क्लास समटाइम्स। अब आ जाइए, ये मैंने जुपिटर बता दिया आपको, क्लियर है? कि पति है वैदिक के अंदर। अब मैं नाड़ी का एक सूत्र बता देता हूं, मंगल। नाड़ी में मंगल को पति कहा गया है। तो मेरे पास जब भी कंसल्टेंसी के लिए वो कुंडली आती है, मैं दोनों पे फोकस करता हूँ, जुपिटर एंड मार्स। ऐसा नहीं है सिर्फ मार्स पर फोकस करना, आई फोकस ऑन बोथ।
अब एक और अच्छी चीज आपको मैं बता रहा हूं, किसी की कोई क्वेरी हो तो मुझे बताना। मैं बहुत शानदार बता रहा हूं। जिनकी भी कुंडलियों में कारक कंबस्ट हैं, 100% डैमेजेबल। यदि चाहे आपका सेवंथ लॉर्ड अच्छा बेटा है, D1 में भी D9 में, लेकिन यदि कारक अगर कंबस्ट है कुंडली में, तो गड़बड़ होगी। कारक का कंबस्ट होना, वक्री होना, विवाह के लिए शुभत्व प्रदान नहीं करता है। बात क्लियर है? चलिए, किसी की कोई क्वेरी है वो अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं। हम लोग ट्यूसडे को स्टार्ट करेंगे। मैं इतना कह सकता हूं, बड़े ध्यान से सीखे। मैं एक छोटी सी बात है मैं शेयर कर देता हूं, शायद वो बता नहीं पाई देवी जी। मैं एक चीज बता देता हूं, ये जो फीस है 2777, ये मंडे तक स्टैंड करेगी। 16 तारीख है, वैलिड टिल मंडे तक स्टैंड करेगी। मंडे तक स्टैंड करेगी ये डेट। ठीक है? तो आप जो है अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। आप अपने बच्चों की कुंडली लाइए, उनकी पूछिए कि सर मेरे बच्चे का ऐसा है वैसा है। हम क्लास में जब सूत्र पढ़ाएंगे, सूत्र के अकॉर्डिंग चलना है। ये नहीं है कि कुंडली कंसल्टेंसी चल रही है। मैं तो प्रयास यही करता हूँ। क्लियर है? जैसे मैंने केपी के अंदर अपने ही ग्रुप में क्लास में जब मैंने ये बताया कि प्रोफेशन किस टाइप का होगा, तो क्लास में जितने भी स्टूडेंट थे, मैंने कहा कोई भी बोल ले, उसका प्रोफेशन बताते हैं। तो किसी एक स्टूडेंट ने बोला, तो मैंने कहा आपका ये प्रोफेशन है? बोले हाँ जी। तो सिंपल से रूल है। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी विद इन? तो वो पूछ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से बात कर सकते हैं। चलिए ठीक है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हैव अ गुड डे। थैंक्स अ लॉट।